बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बेटा त्योहारों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और इसी बीच में धीरे धीरे आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम का टाइम भी बहुत करीब आता जा रहा है। एक एक दिन करके बीतता जा रहा है, लेकिन आप लोग सारी चीजों को साइड में रख के पूरा अपना जो माइंड है वो बोर्ड एग्जाम पे देंगे, क्योंकि आप लोगों को 95 प्लस लाना है ना। जब 95 प्लस लाना है तो फिर उसके लिए आप लोगों को बहुत पढ़ना होगा और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। आज नागरिक शास्त्र में चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले चैप्टर में ये डायग्राम देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या है, ये सारे क्या साइन दिए हुए हैं कि हमारे देश में जो है वो तरह तरह के अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उन्हीं के बीच में, उन्हीं जातियों और उन्हीं धर्म के बीच में जो लैंगिक विषमताएं हैं, समताएं हैं, हमारे समाज में पूरी तरह से व्याप्त हैं। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो कि हम लोग हमेशा अपने रियल लाइफ में बेटा देखते हैं, उसको फील करते हैं और वही आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो खुद ही सोचोगे कि सही बात है, ये तो हम लोग अपने रियल लाइफ में डेली देखते हैं, हर क्षेत्र में, हर कदम पे, हर जगह हम लोगों को ये समताएं देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है लैंगिक मसले और राजनीति। क्या होता है लैंगिक मसले? भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, भारत में महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ये चैप्टर आज हमें ये 3 टॉपिक इसमें क्लियर करना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक अब से। लैंगिक मसले, जाति धर्म और विशेषताएं, विषमताएं। यहां पर है लैंगिक मसले। लैंगिक असमानता श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो प्रत्येक जगह उपस्थित होती है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में इस असमानता को महत्व नहीं दिया जाता है। लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष को जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं हैं। बेटा हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी देखते हैं तो हमारे समाज में जो है लैंगिक मतलब स्त्री और पुरुष दो ही जाति जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। ब्राह्मण, हमारा जो समाज है वो अनेक जातियों में बटा हुआ है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये 4 श्रेणियों में हमारा समाज बटा हुआ है। ठीक है, फिर धर्म भी हमारा जो है वो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जैसे कोई सिख है, ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है। हम लोग बचपन से ही ये सारी चीजें पढ़ते आते हैं और सारी चीजों को देखते आते हैं कि हमारे समाज में 4 धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। और ये तो हो गया जातियां, धर्म। लेकिन जो लैंगिक होता है बेटा, लैंगिक समाज कितने भी भागों में विभाजित हो जाए, लेकिन उसको किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन उसको चलाने वाले सिर्फ 2 होते हैं। कौन होता है? स्त्री और पुरुष। जो हमारा समाज है सिर्फ इन 2 चीजों में विभाजित होता है। जातियां अनेक हैं, धर्म अनेक हैं, ठीक है, लेकिन जो लैंगिक है, लिंग जो है वो 2 ही है, स्त्री और पुरुष। इन्हीं से मिलकर समाज का निर्धारण होता है और इन्हीं के बीच में क्या अंतर होता है, क्या
होती हैं वो हमें देखना है। लिंग विभाजन, लिंग विभाजन में बेटा मैंने बताया ना कि सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं समाज में। सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के असमान भूमिकाएं निर्धारित करता है। श्रम का लैंगिक विभाजन अधिकांश परिवारों में दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप घर के अंदर के सभी कार्य परिवार की महिलाएं करती हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना। ठीक है बेटा, हमारा जो समाज है वो शुरू से ही लड़के और लड़कियों में क्या है, अंतर करता आया है। शुरू से ही आज भी यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया है कि हमारे समाज में बहुत पहले की अपेक्षा और अब हर घर में हर जो हमारा पूरा समाज है वो बहुत एजुकेटेड हो गया, बहुत पढ़ा लिखा हो गया। लेकिन बहुत पढ़े लिखे के बाद भी बेटा कहीं ना कहीं ये जो समानता है वो हमें देखने को मिलती है। प्राचीन काल में बहुत पहले तो था ही, लेकिन आज भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा भेदभाव है, मतलब उनको ये काम डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन हमारे मन में बचपन से ही ये चीजें हमारे मन में आ जाती हैं कि ये काम तो लड़कों का है, ये काम तो लड़कियों का है। महिलाएं जो है वो कितने भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन लोग उनको कहते हैं अरे खाना बनाने का काम तो उनका है, झाड़ू पोछा लगाने का काम तो स्त्रियों का है, महिलाओं का है, बच्चों की देखरेख महिलाएं ही करेंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मन में बचपन से ही उन सारी चीजों को भर दिया जाता है। ठीक है, और अगर ये काम अब कहीं गाड़ी से जाना है तो अरे ये तो पुरुष लोग जा सकेंगे, महिलाएं तो गाड़ी से नहीं चल सकती हैं, है ना। अगर डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करनी है तो वो लड़कों के लिए है, क्या कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अगर मैथ पढ़ना है, ये भी है कि मैथ में लड़के तेज होते हैं, लड़कियां कमजोर हैं। आप लोग अपने समाज में भी देखते होंगे, अपने स्कूल में भी देखते होंगे। लेकिन बेटा ये समानताएं हमारे समाज से ही आती हैं, हमारे घर से आती हैं, हमारे समाज से आती हैं। उसको भगवान ने डिसाइड नहीं किया है कि ये काम लड़के करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर भी आता है। क्या पुरुष खाना नहीं बना सकते हैं? क्या पुरुष बच्चों की देखरेख नहीं कर सकते हैं? क्या पुरुष दर्जी का काम नहीं करते होंगे? सारे काम करते हैं पुरुष भी, लेकिन घर के अंदर वो लोग एक गिलास पानी भी लेके पीना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो महिलाएं पानी ला कर देंगी तब वो पिएंगे, लेकिन बाहर में वही पुरुष झाड़ू पोछा लगाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। अगर उसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे, पेमेंट मिलेगा, तो वो झाड़ू पोछा भी लगाएंगे, खाना भी बनाएंगे, बच्चों की देखरेख भी करेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन घर के अंदर वो ऐसा काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे समाज में ये जो असमानताएं हैं वो बहुत तेजी से फैली हुई है। नेक्स्ट आता है जबकि पुरुष घर के बाहर के कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के कार्य नहीं कर सकते, बल्कि वे सोचते हैं कि घर के कार्य करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। वो नहीं करते, वो वही काम वो बाहर करेंगे, लेकिन वही काम घर के अंदर। बाहर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बदले में उन्हें पेमेंट मिलता है। लेकिन अपने घर के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये काम तो महिलाओं का है, महिलाएं घर का पूरा काम भी करें, उसके बाद बच्चों की देखरेख भी करें और उनको पढ़ाएं भी। जब इन कार्यों के लिए पुरुषों को भुगतान किया जाता है तब पुरुष इन्हें व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उसे सोचते हैं जब उसके बदले में, उस काम के बदले में उन्हें पेमेंट दिया जाता है, तो वो सोचते हैं अरे ये तो मेरा बिजनेस है, ये तो मेरा काम है। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, किसी होटल में जाते होंगे, या किसी शादी पार्टी में जाते होंगे ना, वहां पे आप लोग ये देखते होंगे कि वहां पे जो खाना बनाने का कार्य होता है, काम होता है, वहां महिलाएं नहीं करती हैं, वो पुरुष करते हैं, है ना, करते हैं ना। खाना, शादी पार्टी में खाना परोसने का भी काम महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या वहां पे पुरुषों का काम करना सही? क्या वहां पे महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं?
नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले में पुरुषों को क्या दिया जाता है? उसके बदले में पुरुषों को पैसा दिया जाता है, वो उनका बिजनेस हो गया। दर्जी, कपड़ा कौन सिलता है? कपड़ा दर्जी सिलता है। प्रेस भी दर्जी करते हैं, है ना। बाहर सारे काम पुरुष करते हैं, लेकिन ये हम लोग के माइंड में सेट है कि घर का काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। समाज के बाहर के सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का अधिकार है। समाज के बाहर पूरा पुरुषों का अधिकार है। दूसरी ओर ऐसा नहीं कि महिलाएं बाहर का कार्य नहीं करती हैं। महिलाएं खेतों में, कार्यालय में, प्रत्येक स्थान पर कार्य करती हैं। वे घरेलू श्रम के रूप में भी कार्य करती हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं घर का ही काम करती हैं, महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं। महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं। महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, कार्यालय में काम करती हैं। क्या आप लोग हर जगह महिलाओं को काम करते हुए नहीं देखते? सब जगह काम करती हैं, लेकिन बाहर से काम करके आती हैं तो उनको घर में भी काम करना पड़ता है। निजी और सार्वजनिक विभाजन का परिणाम। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, निजी और सार्वजनिक विभाजन का परिणाम। श्रम विभाजन का परिणाम यह है कि अधिकांश समाजों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। पहले केवल पुरुषों को ही राजनीति में भागीदारी करने की अनुमति थी। पहले बेटा सिर्फ पहले पुरुष ही राजनीति में आते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे देश का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों का माइंड चेंज हुआ, जैसे जैसे लोग पहले से ज्यादा एजुकेटेड हुए, उन्होंने क्या किया कि हर काम में, राजनीति में भी क्या महिलाओं को इन्वॉल्व किया। धीरे धीरे राजनीति में भी महिलाएं इन्वॉल्व होने लगी। इसलिए धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उठाए गए। विश्व के विभिन्न भागों में महिलाओं ने संगठन बनाए और समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए। बेटा हर जगह जहां जहां महिलाओं को पुरुषों की तरह अधिकार नहीं दिए जाते थे, वहां पर एक संगठन, महिलाओं का ही एक ग्रुप बनाया गया, एक मंडली बनाई गई और उनके लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। हर जगह जगह पर उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन का नतीजा ये निकला बेटा कि हर जगह उन्होंने आंदोलन किया और अपना समान अधिकार, क्योंकि पुरुषों की तरह जितना अधिकार बेटा पुरुषों को है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। आज भी अगर समाज में किसी के घर बेटा पैदा होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती है तो लोग कितने दुखी मनाते हैं कि नहीं? ये फैक्ट है, ये रियल है। कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, ये असमानता आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है और हर घर में, हर परिवार में देखने को मिलती है बेटा। अगर बेटा 1 से 2 हो जाए तो लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, अगर बेटी 1 से 2 हो जाए तो लोग बहुत दुखी, अरे 2 बेटी हो गई, है ना, है कि नहीं? तो ये समानताएं जो है हमारे परिवार, हमारे समाज में आज भी ये व्याप्त है। क्या महिलाओं को, क्या लड़कियों को लड़कों के बराबर समान अधिकार नहीं मिल सकता? आज हम लोग देखते हैं हर जगह जो महिलाएं हैं क्या कुछ नहीं कर रही हैं। महिलाएं डॉक्टर नहीं बन रही हैं, कि महिलाएं पायलट नहीं बन रही हैं, कि महिलाएं साइंटिस्ट नहीं बन रही हैं। किस मामले में पुरुषों से कम है? किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। अब पहले की महिलाएं नहीं रह गई कि उनको 4 दीवारी के अंदर एक हाथ का घूंघट निकाल के और बैठा दिया जाए। आज की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा खुद को डेवलप कर रही हैं और सबसे ज्यादा ये कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हैं। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, वो अपना काम खुद करना चाहती हैं, वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता के उद्देश्य से आंदोलन विबोरी हे नारीवादी आंदोलन कहा गया है। उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसका नाम इन्होंने दिया है नारीवादी आंदोलन, क्योंकि नारियों ने ही उसको
शुरू किया है और पूरी महिलाएं मिलकर उस आंदोलन को की है, इसलिए उसको नारीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन महिलाओं के लिए समान मताधिकारों के साथ साथ शैक्षिक और कैरियर के उचित अवसरों के लिए किए गए थे। नए विकसित राजनीति ने समाज में महिलाओं की भूमिका को उचित बनाने में मदद की। अब अधिकांश महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक में जैसे कार्यों में संलग्न पाई जाती है, जबकि पहले इन कार्यों को महिलाओं के लिए नहीं माना जाता था। जब से बेटा ये आंदोलन हुआ है तब से महिलाओं को पुरुषों की भांति समान अधिकार है। वो कहाँ नहीं मिलती है, किस क्षेत्र में नहीं है? कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, सारी चीजें, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में महिला। ये देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनका मन लड़कों से ज्यादा पढ़ने में होता है, उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि उनके मन में ये नहीं है कि वो लड़का है ये लड़की है, उनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है और बार बार हर जगह से ये तो लड़का है, ये तो लड़का है, ऐसा कहते कहते लड़कों के मन में भी कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती है कि वो लोग का मन पढ़ाई से हटने लगता है। वो लोग तो कहते हैं नहीं हम तो लड़के, ये कहाँ से आता है? ये हमारे सिर्फ समाज और हमारे परिवार से ही उनके अंदर बचपन से भावनाएं डाल दी जाती हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। बेटा जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री को जितना अधिकार पुरुषों को है उतना ही अधिकार महिलाओं को है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ऊपर और महिलाओं को नीचे रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके वहां पर महिलाएं और पुरुषों दोनों को समान अधिकार है। जबकि हमारे इंडिया क्या है? पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान मतलब होता है यहाँ पुरुषों को प्रधानता दी गई, जो भी काम करेंगे पहले पुरुष जाति के लोग करेंगे, बाद में महिलाएं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है पहले पुरुष लेते हैं, बाद में खबर लगते लगते महिलाओं तक आती है ना। इसमें हमारे समाज की ही पूरी गलती है मैं तो कहूँगी, और हमारे परिवार की भी है कि यहाँ पे बचपन से ही, अब परिवार भी क्या करेगा, परिवार भी तो समाज में ही रहता है और परिवार से ही समाज विकसित होता है। इसीलिए अगर कुछ लोग धीरे करके अगर इन भावनाओं को दूर करते रहेंगे तो आई थिंक ये जो भेदभाव का अंतर है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति भारत में स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले सुधारों के बाद भी महिलाएं अब भी पुरुषों से पीछे हैं। भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान व पितृ प्रधान समाज है। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं। यहाँ पे क्या कर रही है बेटा? वो कि भेदभाव का सामना, उनको हर जगह भेदभाव के सामना करना पड़ता है। और हमारा देश, मैंने बोला ना हमारा जो देश है वो पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान मतलब पुरुष प्रधान है। यहाँ पे जितने भी आंदोलन हुए स्वतंत्रता के पश्चात, जितने भी आंदोलन हुए, जो भी कुछ हुए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको वो समानता जो है वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उनको फेस करना पड़ता है। साक्षरता दर, पहला है साक्षरता दर। पुरुष की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, क्योंकि पुरुषों को पढ़ाने पे, लड़कों को पढ़ाने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। जब लड़की बड़ी होती है तो लोग कहते हैं अरे वो तो लड़की है, करना क्या है, पढ़ लिख के खाना ही तो बनाना है। और लड़कों को वो चाहे पढ़ने में अच्छे रहें नहीं रहें, उनको पढ़ाने पे फोकस
किया जाता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं की जो शिक्षा दर है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। आज भी बहुत रूरल एरिया में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि लड़कियों को विद्यालय बहुत कम भेजा जाता है और लड़कों को ज्यादा भेजा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14 है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46 है। सोच लीजिए इतना डिफरेंट है। पुरुषों का साक्षरता दर जो है वो ज्यादा है और महिलाओं की साक्षरता दर उनके अपेक्षा कम है। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट, मतलब बीच में उनको पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत अधिक है। किसी भी कारणवश कभी ऐसा होता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है, कभी ऐसा होता है कि कोई रीजन हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर लड़का लड़की दोनों साथ में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो माँ बाप जो होते हैं वो उस कंडीशन में लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं कि उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है कि लड़के पढ़ के आगे निकल जाते हैं और बेचारी जो लड़कियां होती हैं बीच में ही उनका एजुकेशन, उनकी पढ़ाई रुक जाती है। ऐसा बेटा ज्यादातर होता है। आप लोग भी समाज में ही रहते हो, आप लोग भी समाज के ही हिस्से हो और आप लोग आज इस चैप्टर में पढ़ रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं उसको नोटिस करना कि ऐसा सच में होता है, ऐसा रियल में होता है। जो रियल में चीजें होती है बस उसे हमें चैप्टर में पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, हर टॉपिक इसका बहुत इजी है। डिपेंड करता है आप लोग इसको किस ढंग से समझते हो, क्योंकि माता पिता लड़कों की पढ़ाई में व्यय करने को प्राथमिकता देते हैं। सबके मन में यही आता है, अरे लड़के तो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और वो हमारे घर पे रहेंगे, लड़कियों का क्या है, वो तो पढ़ लिख के ससुराल चली जाएंगी, क्या वो बुढ़ापे में हमारी सहायता करने आएंगी, क्या वो कमा के हमें पैसा देंगे। हर किसी के मन में ऐसे बातें होती हैं बच्चा, लेकिन हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप ही अंतर करेंगे तो समाज कब नहीं करेगा। अगर माँ बाप जो पैदा करता है वो ही अगर लड़के और लड़कियों में डिफरेंट करेगा तो दूसरा तो करेगा ही ना, उसको दूसरे को करने का वो चांस दे रहा है। तो इसमें सबसे मस्ट पॉइंट है कि माँ बाप को चाहिए कि कभी अपने बच्चों में, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए। जितना अधिकार हम बेटों को देते हैं उतना ही अधिकार हमें बेटियों को भी देना चाहिए। अनपेड कार्य, भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा अधिक कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता। बेटा आप लोग की मम्मी जो हैं वो घर पे काम करती है तो क्या उसका उनको पैसा मिलता है? पापा लोग उनको सैलरी देते हैं? नहीं देते हैं। माँ बेचारी दिन भर काम करती रहती है, आप लोग के लिए खाना बनाएगी, कपड़े धुलती हैं, प्रेस करती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, गेस्ट आ जाते हैं उनका सेवा स्वागत करती हैं, मतलब दिन भर वो काम में जुटी रहती हैं और उसके लिए उनको कितना पेमेंट मिलता है? 1 पैसे भी नहीं मिलता होगा। मम्मी से कभी पूछना आप लोग, इतना काम के बदले में कुछ पेमेंट मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। उसके ऊपर से अगर कोई गलती भी हो जाती होगी तो 4 बात सुनने को मिलता होगा। माँ जितनी जिम्मेदारी से अपने घर का काम करती है, अगर आप लोग बाई रख लोगे, पैसा भी लेगी, काम भी अच्छे से नहीं करेगी और जिम्मेदारी के साथ भी नहीं करती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा वर्क करती हैं, लेकिन उनको उस 1 घंटे ज्यादा का कोई पगार नहीं दिया जाता है। मजदूरी में अंतर होता है बच्चा। अगर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, है ना। भारत में स्वतंत्रता के ये मजदूरी में अंतर, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य
के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। इस अधिनियम के पश्चात भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, चाहे वे दोनों समान कार्य करते हों। अब बेटा एक ऑफिस में कभी आप इमेजिन कर लो या कभी देख लो कि किसी ऑफिस में अगर आपके भाई बहन, बड़े भैया दीदी आपके अगर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उनके पेमेंट में डिफरेंट देख लो। अगर आपके भैया को 40,000 मिलता होगा तो दीदी को जरूर 30,000 या 20,000 मिलता होगा, जबकि टाइम सेम है, जाने का भी टाइम सेम है, आने का भी टाइम सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ गया? उनकी सैलरी में डिफरेंट आ गया। यहाँ पे अंतर आ गया कि पुरुषों को ज्यादा पैसा दिया जाता है, ज्यादा सैलरी दी जाती है, और महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है। क्यों ऐसा होता है? काम तो दोनों बराबर करते हैं, तो पेमेंट में क्यों उनकी कमी होती है? क्योंकि हमारे समाज में ये प्रथा व्याप्त है, हमारे समाज में ये सारी चीजें व्याप्त हैं, उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ऑफिशियल लाइन में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हम स्कूल में चले जाएं, स्कूलों में भी होता है, लेडीज टीचर की सैलरी कम होती है और जेंट्स टीचर की सैलरी ज्यादा होती है। क्यों? क्या लेडीज अच्छा नहीं पढ़ाती हैं? क्यों छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लेडीज को रखा जाता है, जेंट्स को क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों? क्योंकि लेडीज के अंदर पेशेंस ज्यादा होता है, उनके अंदर छोटे बच्चों के लिए माँ जैसा प्यार होता है। क्यों नहीं जेंट्स को रखा जाता है? जेंट्स को पढ़ाने के लिए, बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए जेंट्स प्रेफर किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा माइंड लगता है। छोटे बच्चों को सब लोग कहता पढ़ाने में क्या है, लेकिन जो 4 साल 5 साल के बच्चे होते बेटा, उनको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनकी भावनाओं को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। उनको पता है, इस समय अगर आप लोग को कह दिया जाए क से कबूतर लिखो, तो आप लोग क से ग तक एकदम आराम से लिख लोगे। लेकिन जिनको पेंसिल तक पकड़ने नहीं आती है, जिनको पेंसिल तक नहीं पकड़ने आती है बेटा, उनको एक लाइन भी खिंचवाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक क्लास में 30-30, 40-40 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बताओ टीचर कैसे हैंडल करती होगी, लेडीज टीचर। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बुक तक ही सीमित रहती है, बुक में ही ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है बेटा। कभी रियल लाइफ में कभी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई इस पर क्या करते, कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है। तो समाज में क्या है, ऐसी जो परंपराएं चले, ऐसी जो प्रथाएं चल रही है, उसको बस झेलना है ना। शिशु लिंगानुपात। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और जन्म देने से पहले लड़की का गर्भपात कराने के माध्यम ढूंढते हैं। इस लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण बाल यौन अनुपात में कमी आई है। बच्चा जब बेटा हो जाते हैं, फिर कन्या भ्रूण हत्या है, उसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं, चेक करवाते हैं, अगर लड़की रहती है तो कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। इससे क्या हो गया है कि समाज में जो लड़कियों का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उसमें क्या हुआ है, वो कमी आई है। प्रति 1000 बालिका, ये देश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष, अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पे 940 महिलाएं हैं, जो कि कम है जनगणना 2011 के अनुसार। जब 2011 में जनगणना की गई थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष हैं और 940 महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुषों से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे समाज में जो कन्या भ्रूण हत्या है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और लोग बेटी को जन्म नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ये अंतर हमारे समाज में देखने को मिलता है। बहुत जगह बेटा ऐसा होता है कि शादी के बाद भी दहेज प्रथा के लिए लेके, चाहे कुछ भी, कोई भी वजह से लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, लड़कियों के साथ गलत काम किए जाते हैं। ये क्यों होता है? क्यों लड़कियों के साथ ही होता है? क्योंकि हमारे समाज में
ये जो असमानता है वो व्याप्त है। जैसे टीवी सीरियल पे भी बहुत सारे सीरियल आते हैं टीवी पर भी, जैसे बालिका वधू है, बहुत पहले, अब तो शादी की एज भी डिसाइड कर दी गई है कि इतने एज में लड़कियों की शादी होगी, इतने में लड़कों की। पहले क्या था कि 10 से 11-12 साल की लड़कियों की ही शादी करा दी जाती थी। अब 10 से 11 साल की लड़कियां बेटा कैसे अपने मैरिज लाइफ देखेंगी, क्या करेंगी, ये सारी चीजें आप लोग देखते होंगे। बहुत ही फेमस सीरियल बालिका वधू, इसमें सारी चीजों को दिखाया गया है जो पहले हमारे समाज में होता था, उसका जीता जागता उसमें उदाहरण है। वो बहुत अच्छा स्टोरी है, अब तो शायद नहीं आता है। महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता, महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता, क्रूरता अच्छा गलत है, ये ऐसे और ऐसे रहेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या था, क्रूरता है। अगर कुछ भी गलती कर ले तो पहले महिलाओं को डांटा जाता है, पुरुषों को बाद में डांटा जाता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा सामान्य है। हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है। घरेलू हिंसा से महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, मतलब उनके साथ, महिलाओं के साथ बाहर भी हिंसा होती है, घर में भी हिंसा होती है। घर में भी हिंसा होती है बच्चा, ऐसा है नहीं कि वो घर में भी सुरक्षित है। बताया ना कि कहीं कहीं दहेज के लिए उनको जिंदा जला दिया जाता है। कहीं होता है कि अगर बहुत ज्यादा पिछड़ा समाज है तो वहां पे इतना ज्यादा लड़के और लड़कियों में डिफरेंट किया जाता है, इतना ज्यादा अंतर किया जाता है कि लड़कियां जो है वो खुद ही सुसाइड कर लेती हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो उनको इतना अंदर अंदर बोला जाता है, कमेंट किया जाता है कि वो बेचारी खुद ही सुसाइड कर लेती हैं, और घर के बाहर भी वो सेफ नहीं है। ये हमेशा महिलाओं के साथ होता रहता है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नारीवादी आंदोलन से स्पष्ट है कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक उनका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। जब उनका सत्ता पर नियंत्रण हो जाएगा तो वो समानताएं जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी हो, मतलब उनको राजनीति में भी आना चाहिए। अगर वो राजनीति में आती हैं तो ये जो समानताएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। जो भारत की विधायिका है उसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंची, ठीक है। 2019 में थोड़ा सा ज्यादा हुआ। राज्यों की विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5% से भी कम है। सोच लीजिए कितना डिफरेंट है, कितना अंतर है कि राजनीति में जो महिलाएं हैं वो जाना ही नहीं चाहती हैं। इस संबंध में भारत में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। फॉरेन कंट्री से हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत पीछे है। अगर फॉरेन कंट्री की, अमेरिका या स्पेन, रूस, अगर वहां से कंपेयर अगर हमारे इंडिया का किया जाए बच्चा, तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति उनके अकॉर्डिंग बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ही पिछड़ा हुआ है। उनके लेवल में आने के लिए हमें अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। यहां तक कि जब महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाती है तब तक कैबिनेट के बड़े पैमाने पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है। जब वो प्रधानमंत्री या तो फिर मुख्यमंत्री बन जाती है तब भी उन पर पुरुषों का ही अधिकार रहता है। ये समानताएं हमारे देश से दूर होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने स्थानीय सरकार निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं
में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की हैं। मतलब इन सब के लिए भी महिलाओं के, इन सब क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है, निकाली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या है। पता है बेटा, पहले जो होता था, पहले के समय में जो महिलाएं हैं वो वोट देने के लिए कभी आगे नहीं आती थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था भी तो महिलाओं को मतलब इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था, वो कभी भी वोट देने सामने नहीं आती थी, कहती है अरे कौन जाएगा वोट देने, उससे मुझे क्या मिलेगा। और घर के जो पुरुष होते थे वो भी महिलाओं को बाहर निकालना पसंद नहीं करते थे, वो घर में ही रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ा है, महिलाओं को हर चीज़ों का नॉलेज हुआ है, वैसे वैसे उनको जो, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है, हमें इससे दूर नहीं होना चाहिए, तो जैसे जैसे उनको इस सब चीज़ों का नॉलेज हुआ है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। अब क्या होता है कि हर जगह महिलाएं पुरुषों के बराबर ही रहती हैं, कहीं भी वोटिंग होता है तो वहाँ किसी में कमी नहीं होती है, दोनों ही बराबर हिस्से पे चलते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का नॉलेज हो गया है, एजुकेटेड हो गई हैं, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। मतलब अब धीरे धीरे ये मांग बढ़ता जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जाए। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म जैसा नाम से पता चल रहा है ना, धर्म डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई है ना, हम लोग देखते हैं, हर जगह पढ़ते आए हैं और स्कूलों में भी प्रोग्राम होता रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, ऐसा है क्या, भाई हैं। चलिए देखिए, धार्मिक विभाजन, लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन विश्व में धार्मिक विरोधाभास अत्यधिक व्यापक है। भारत सहित अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीति के क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें धर्म और राजनीति के बीच संबंध शामिल है, जिनका वर्णन बेटा भारत में जैसे जैसे जातिवाद है, लैंगिक असमानताएं हैं, वैसे ही धर्म के लिए भी यहाँ पे क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पे तरह तरह के मतलब डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हम किसी के ऊपर ये प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि उसको ये धर्म मानना है, उसको ये धर्म मानना है। यहाँ पर हर कोई अपने अपने धर्म को मानने के लिए, मनवाने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि हमारे धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार धर्म और राजनीति या राजनीति और धर्म का अर्थ हिंदू या इस्लाम धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। नैतिक मूल्य बेटा कि मतलब हमें कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है, चाहे वो हिंदू के धर्म हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करो या एक दूसरे की हत्या करो या जीवों को मारो। कोई भी धर्म हमें नहीं सिखाता। किसी भी धर्म की पुस्तक को उठा के आप लोग पढ़ लो, उसमें किसी भी जीवों की हत्या करना, आपस में लड़ना, किसी के साथ गलत करना, ये सारी चीजें गलत हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में हो, हर धर्म में है। हर धर्म के जितने भी प्रवर्तक हुए हैं, इसी के लिए वो लोग आगे बढ़े हैं, इसी को वो लोग मतलब जन जन में इसका विकास करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। ईसा मसीह हैं, गुरु नानक देव हैं, जितने भी यहाँ पे प्रवर्तक हुए हैं,
वो लोग इसी को देश देश में, दुनिया में हर कोने कोने पे ये पहुंचाए हैं ना। तो किसी भी धर्म को मानना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, लेकिन कोई भी नैतिक मूल्य सही होना चाहिए। नैतिक मूल्य से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। नैतिक मूल्य मैंने बताया वही है कि किसी को, कोई भी धर्म नहीं कहता कि हमें दूसरों के साथ अपराध करना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। वो जितने भी मूल्य अच्छे होंगे, राजनीतिक गतिविधियां क्या है उतनी ही अच्छी होंगी। मानवाधिकार समूहों की मांग है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता दंगों से अधिकांश शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होते हैं। जब कभी भी कुछ होता है तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा हानि होती है, क्योंकि उनकी देखरेख को करने वाला कोई नहीं होता। महिला आंदोलन की मांग है कि सरकार को सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। और महिला आंदोलन क्या कहता है कि हर उस परिवार को, हर उस समाज को डेवलप करना चाहिए जहां पर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किए जाते हैं, जहां पर भी महिलाओं और पुरुषों में अंतर किए जाते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए पारिवारिक कानून को क्या बदलना चाहिए, है ना। वहां पे पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए। एक धार्मिक समुदाय के रूप में सभी को अपनी आवश्यकताएं, रुचियों और मांगों को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब समान अधिकार होना चाहिए। अगर किसी की जो भी रुचियां हैं, जो भी अच्छाएं हैं, कुछ भी है, उसको हम समान तरह से अपने परिवार के बीच में व्यक्त कर सके, अपने समाज में उसको बोल सकें। विभिन्न धर्मों से लिए गए विचार, आदर्श एवं मूल्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक कार्य तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक वे प्रत्येक धर्म को समान रूप से देखते हैं। कोई भी राजनीति हो, ठीक है, किसी का भी राजनीति हो, वो तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक कि वो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। हम जो भी राजनीति में आता है वो सभी धर्मों को एक समान तरीके से देखता है। अगर एक समान तरीके से नहीं देखता बेटा तो ये गलत है, वहां पे ये गलत हो जाता है। उसका एक ही कार्य है कि वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, ठीक है, सभी लैंगिक विषमताओं को एक समान तरीके से देखे, क्योंकि उसके लिए सब लोग एक समान हैं। तो बेटा हमारे समाज में ये जो कुरीतियां हैं, जो ये बुराइयां हैं, उनको हम ही आप लोग मिलकर दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग ही समाज में रहते हैं और उसको धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे तो जरूर ही पूरा होगा। ठीक है, इस तरह बेटा आज हम लोगों ने ये जाति, धर्म और संप्रदाय का 3 टॉपिक यहाँ पे फिनिश किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।